केवल भारत का सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में नहीं, भारत का सशक्त नेतृत्व तो जरूर किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में और विश्व स्तर पर आज भारत की नीति, भारत की सोच, भारत की विचारधारा एक मिसाल बनकर उठ गई है। ये कोरोना काल हम सब के लिए, केवल भारत के नागरिकों के लिए नहीं, लेकिन विश्व के नागरिक के रूप में हम सब के लिए एक बहुत ही पीड़ादायक समय रहा है। और उस समय में विश्व के नेता ऐसे वातावरण से जूझ रहे थे जिससे किसी का अनुभव नहीं था। 100 साल बाद ऐसी एक वैश्विक महामारी विश्व में आई। एक तो हमारे नागरिकों की जान की रक्षा करना, और दूसरे तरफ आर्थिक गतिविधियों को भी सुचारू रूप से लागू करके आगे चलाना। ये दोनों चुनौतियां हर देश के सामने थी। पर आज स्पष्ट रूप से ये उभर चुका है कि जहां विश्व के कई बड़े देशों ने एक मुद्रा की प्रिंटिंग की कल्पना के साथ शुरुआत की, वहीं भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक नया इकोनॉमिक मॉडल तैनात की गई, जहां एक तरफ पूंजी निवेश और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ध्यान दिया गया और दूसरी तरफ हमारे देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए राशि आरक्षित की गई। उस दोनों सबसे महत्वपूर्ण नींवों पर जो आधारित आर्थिक नीति थी, आज वो विश्व व्यापक मिसाल बन चुकी है। और इसलिए जब हम आज बात करते हैं कि ये अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने जब से कमान संभाला है तो राष्ट्र निर्माण का एक सुनहरा ध्वज का निर्माण हुआ है। और यह केवल एक वक्तव्य नहीं है, लेकिन इसके पीछे आंकड़े, ये 2 साल के महामारी को अलग रखते हुए भी अगर आप आकलन करो तो 8 साल पहले हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। 2014 में हमारे विदेशी मुद्रा के रिजर्व्स $275 बिलियन थे। आज 2 साल के कोरोना के महामारी के बाद भी भारत के विदेशी मुद्रा के रिजर्व आज $630 बिलियन है, मतलब 2.5 गुना बढ़ाकर रंग रखा। उसी के साथ देश की आर्थिक इंजन 2 मुद्दों पे चलती है। एक देश के अंदर का उत्पादन और दूसरा आयात और निर्यात की विचारधारा। जो भारत की निर्यात की क्षमता 2014 में 2.5 लाख करोड़ की थी, आज वही भारत की निर्यात की क्षमता 2022 में 4,70,000 करोड़ की बन चुकी है, मतलब 2 गुना का इफाजा हुआ है। और असली मानक जो हम मानते हैं आर्थिक नीति में, आर्थिक शास्त्र में, वो है घरेलू उत्पादन का दर। और जो घरेलू उत्पादन का दर 2014 में
99 लाख करोड़ था। आज 8 साल बाद वही घरेलू उत्पादन का दर भारत का 1.5 लाख करोड़ बन चुका है। मतलब 1.5 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है घरेलू उत्पादन के दर में, जब 2 साल कोरोना होने के बाद। और 2021-22 में हमने केवल 2019-20 का घरेलू उत्पादन से आगे हम केवल नहीं बढ़े 150 लाख करोड़ के आधार पर, लेकिन इस साल 9.2% घरेलू उत्पादन की दर की वृद्धि भारत ने रिकॉर्ड किया है, जो विश्व भर में नंबर 1 पर है। तो ये आज हमारी वस्तुस्थिति बन चुकी है। और कहने का तात्पर्य यह है कि डबल इंजन की सरकार, अब देश में वो दिन दूर भी नहीं जब डबल डिजिट की आर्थिक वृद्धि को हम लोग हासिल कर पाएंगे। जब से आत्मनिर्भर व्यवस्था की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की है, 2 वर्ष पूर्व 2 बजट निकल गए, 5 मिनी बजट पिछले वर्ष, रिफॉर्म्स की छड़ी, और आज उसके बलबूते के आधार पर नए भारत का निर्माण होने जा रहा है। और नए भारत का निर्माण 7 मुद्दों पर आधारित होता है। पहले हमारी नीति, हमारी विचारधारा, हमारी नीयत, और हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है। यह सरकार एक प्रोएक्टिव सरकार है, एक रिएक्टिव सरकार नहीं। जान है तो जहां है, जब उसे सुरक्षित कर लिया तो जान भी है और जहां भी है। एक प्रोएक्टिव सरकार है, और प्रोएक्टिव के साथ एक प्रोग्रेसिव सरकार है। 3 प की सरकार है। एक प्रोएक्टिव सरकार है, एक प्रोग्रेसिव सरकार है, और एक प्रो पीपल की सरकार है। जनता के लिए समर्पित सरकार है। लॉकडाउन के समय में प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत 1,70,000 करोड़ हम लोग ने आवंटित किया था, ताकि हर महीने हर गरीब के घर में मुफ्त राशन पहुंचाया जाए। देश में एक भी व्यक्ति, 130 करोड़ लोगों में से एक भी व्यक्ति भूखा न रहे। और आज मुझे खेद है ये सुनते हुए कि छत्तीसगढ़ में जो राशन केंद्र से मिलता है, उस राशन की वितरण प्रणाली में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार होकर गरीब का अन्न छीना जाता है। गरीब कल्याण योजना एक महत्वाकांक्षी योजना, जनता के लिए समर्पित योजना, और उसी के साथ साथ मनरेगा में भी, ताकि रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाए, 10% वेतन में बढ़ोतरी की गई, जिसके आधार पर 13 करोड़ 62 लाख लोगों को रोजगार उत्पन्न हो पाया। मतलब देश की 10% जनता को सीधे सीधे रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाए, बढ़ाई गई वेतन के आधार पर। प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी की, जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग कि होम लोन पर हर गरीब को सब्सिडी दी जाती है
2,70,000 रुपए की, ताकि वो अपना घर गृहस्थी अपने आप बना पाए। आज के दिवस पर देश में करीब 1,10,00,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने, और पुराने सरकारों की तरह कच्चे वाले मकान नहीं, लेकिन सीमेंट, कंक्रीट और छत वाले मकान बने। 80 लाख पक्के घर इस साल के बजट में रेखांकित किए गए। एक साल में अकेले 80 लाख पक्के घर बनेंगे और 48,000 करोड़ रुपए इस एक योजना के लिए बजट में आवंटित किया गया है, ताकि हर देश के वासी के सिर के ऊपर सदैव छत बना रहे। हमारी महिलाओं के लिए, जो पूर्व की सरकारों ने बातचीत महिलाओं की बहुत की, लेकिन किया कुछ नहीं। कुकिंग गैस की योजना के तहत 4,000 करोड़ की सब्सिडी आवंटित की गई, ताकि महिलाओं को उस वातावरण में रसोई घर में अपना खाना पकाने के लिए अनुभव ना हो पाए, कुकिंग गैस उपलब्ध हो पाए। और इसी के साथ जल जीवन की विचारधारा, तो एक तरफ अन्न, दूसरे तरफ छत, तीसरे तरफ कुकिंग गैस और चौथी तरफ पानी। और यही हमारी आम नागरिक होने के नाते हमारी मूलभूत जरूरतें होती। हमने बहुत सुना है कि जल ही जीवन है, लेकिन सरकारें बहुत बोलती थीं, करती नहीं। पहली बार ये किसी सरकार ने जो कथन किया है उस पर क्रियान्वयन किया है, और जल ही जीवन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज तक 9 करोड़ ग्रामीण घरों तक पानी पहुंचाया गया है। पहले या तो टोटी नहीं होती थी, और अगर टोटी होती थी तो पानी नहीं होती थी। मोदी जी के शासनकाल में टोटी भी है और पानी भी है। 9 करोड़ घरों में, जिसमें से 5 करोड़ घर केवल पिछले 2 वर्षों में कनेक्ट हुए, केवल पिछले 2 वर्षों में। और इस साल हमारा टारगेट है कि 4 करोड़ नए घरों को हम कनेक्ट करेंगे। तो जो 9 करोड़ घर आज तक कनेक्ट हुए हैं, इस वर्ष में अब 13 करोड़ घर कनेक्ट किए जाएंगे। पिछले वर्ष 40,000 करोड़ का आवंटन था इस योजना के लिए। इस वर्ष केवल जल जीवन मिशन के लिए 50% वृद्धि करके 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, ताकि एक भी व्यक्ति इस देश में प्यासा न रहे, एक भी व्यक्ति इस देश में भूखा न रहे, एक भी व्यक्ति इस देश में घर के बिना न रहे। यह भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की सोच है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याण की सोच है। और इतिहास में पहले किसी और सरकार ने 40,000 करोड़ पिछले वर्ष, 60,000 करोड़ इस वर्ष, मतलब 1,00,000 करोड़ रुपए केवल घर घर में पानी पहुंचाने के लिए एक संकल्प किसी और सरकार ने शायद नहीं लिया। तो ये रहा पहला स्तंभ, प्रोग्रेसिव, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव। इसी के साथ दूसरा स्तंभ जो जुड़ा हुआ है वो कृषि का है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा देवता है, लेकिन आज किसान को आधुनिकता के साथ भी जोड़ने की जरूरत है। यह समय की मांग है, और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसान को, हमारे माताओं को, बहनों को
जो संकल्प उन्होंने लिया है कि डिजिटल हाईटेक सुविधाओं के साथ हम लोग किसान को जोड़े, एग्रीटेक प्लेयर्स के साथ हम किसान को हम जोड़े, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसाधन को चैनलाइज हम लोग कर पाए किसानों की। इसी के साथ समर्थन मूल्य पर भी रिकॉर्ड खरीदगी की गई। अभी निकट पूर्व में हम बात करें धान की फसल की, इसी सीजन में समर्थन मूल्य के आधार पर धान की फसल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की खरीदगी की गई और बजट में समर्थन मूल्य की खरीदगी के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2,37,000 करोड़ रुपए का आवंटन समर्थन मूल्य में खरीदगी के लिए रखा गया है। यह हमारी प्रतिबद्धता है कृषि के प्रति, किसानों के प्रति, और सीधे हमारी सोच विचारधारा है कि सीधा सीधा ये राशि किसान के बैंक के खाते में पहुंचे। और इसके लिए हमने ये आधारित किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आधार पर 68,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे किसान के बैंक अकाउंट के खाते में पहुंचाया जाएगा। यूरिया की बहुत कालाबाजारी की जाती थी, यूरिया की नीम कोटिंग की गई ताकि कालाबाजारी समाप्त हो, और उसी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, उस फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी 80,000 करोड़ से बढ़ाकर इस साल के बजट में 1,05,000 करोड़ हमने कर दिया है। मतलब एक ही वर्ष में 33% वृद्धि फर्टिलाइजर की सब्सिडी में हम लोग ने की है। इसी के साथ साथ जो मैंने कहा कि किसान को आधुनिकता के साथ जोड़ना है, प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना है, आईटी के साथ जोड़ना है, वही प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसान को आधुनिकता के साथ भी हमें जोड़ना होगा। और इसलिए किसान ड्रोन की नई पॉलिसी की शुरुआत हमने की। ड्रोन का इस्तेमाल हर किसान करे, किफायती हो, चाहे फर्टिलाइजर छिड़कने की बात हो, चाहे खेती के उत्पादन की समीक्षा करने की बात हो, ये सारे सुविधा किसान को मिल पाए, इसलिए किसान ड्रोन की पॉलिसी की भी शुरुआत हम लोग ने की। जैसे जैसे तकनीक के आधार पर हम लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही प्रकृति का भी ख्याल हमें रखना है। और इसलिए प्रधानमंत्री की सोच और विचारधारा प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति भी है। विश्व में एक बहुत बड़ा डिमांड बढ़ रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, और उसमें भारत की क्षमता हमारे अन्नदाताओं के आधार पर हमें उजागर करना होगा। और इसलिए एक कॉरिडोर बना दिया है प्राकृतिक खेती के लिए। उत्तर प्रदेश की नदियों के दोनों तरफ जैसे औद्योगिक कॉरिडोर बना है, वैसे अब किसानों के लिए कॉरिडोर बना है प्राकृतिक खेती के लिए, ताकि वो अपना हुनर, अपनी क्षमता के आधार पर अपना नाम राष्ट्र के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर कर पाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट का आवंटन बढ़ाया गया है। ये कीर्तिमान हमने स्थापित की है कि 164 करोड़ वैक्सीन टीके हमारे देश में लगे हैं, जो विश्व से सबसे ज्यादा है। विपक्ष बहुत प्रश्न उठा रहे थे हमारी वैक्सीन की क्षमता के बारे में। यह आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण है कि जिस देश में टीकाओं का आयात करना पड़ता था 70 सालों में, बीसीजी वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन हो, और वो भी 10 साल बाद देश में आता था, उसी भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक
वैक्सीन नहीं, लेकिन दो वैक्सीन का भारतीय उत्पादन हुआ है। और जो भारत वैक्सीन का आयात करता था, वही भारत आज वैक्सीन का निर्यात कर रहा है। और WHO की स्टडीज ने यह रेखांकित की, विश्व की संस्थाओं की स्टडीज ने रेखांकित की हैं कि जो भारत का वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, सबसे अद्भुत वैक्सीन है पूरे विश्व में। यह आत्मनिर्भर का संकेत है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प का संकेत है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट के आवंटन में 70% वृद्धि करके 85,000 करोड़ का बजट आज हमारा बन चुका है। कोरोना के तीसरी लहर में हम लोग अपना जीवन का ज्ञापन आज कर रहे हैं। पिछले एक वर्ष में कैबिनेट के द्वारा 62,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के लिए, हमारे जिला अस्पतालों के लिए, ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए, बेड्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए, सीटी स्कैन मशीन्स के लिए। और यह इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार, जब जनता की जान की रक्षा की बात हो तो राशि हमें कहीं से भी लानी हो, वो बजट का आवंटन किया जाएगा ताकि जनता की जान की रक्षा सदैव हो पाए। इसी के साथ साथ अधोसंरचना किसी भी देश के नवनिर्माण का एक प्रसंगत भाग होता है। और विश्व में जो आज वातावरण, निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश हर देश कर रही है। भारत ने यह निर्णय लिया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि अगर हमें निवेश को प्रोत्साहित करना है, निवेश को आकर्षित करना है, तो भारत सरकार पहले निवेश करेगी। जैसे क्रिकेट में फ्रंट फुट पे बैटिंग किया जाता है ना, वैसे ही प्रधानमंत्री जी फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं भारत की अधोसंरचना के लिए और भारत में निवेश करने के लिए। भारत सरकार ने 2020-21 में 4 लाख करोड़ का टारगेट रखा था अधोसंरचना के निवेश के लिए। पिछले वर्ष 2021-22 में उस टारगेट को वित्त मंत्री ने 29% बढ़ाकर 5,45,000 करोड़ रेखांकित किया था। और इस वर्ष प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री जी के बजट में, निर्मला जी के बजट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 7.5 लाख करोड़ का निवेश भारत के अधोसंरचना में भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। 36% वृद्धि, पहले 29% वृद्धि, अब 36% वृद्धि। और कांग्रेस के सरकार के समय में 2014 में जो राजकीय व्यय, पब्लिक स्पेंडिंग केवल 1,85,000 करोड़ होती थी मेरे भाइयों और बहनों, आज वो राजकीय व्यय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7.5 लाख करोड़ तक हमने लाकर रख दिया है। मतलब 3.5 गुना वृद्धि हुई है। और इसलिए दो अलग अलग सोच हैं इस देश में। एक वो सरकार थी 2014 के पहले जिसकी सोच थी कि विकास को बाधित करने की मंशा विपक्षियों को विपक्ष बनाती है। विकास को बाधित करने की मंशा विपक्षियों को विपक्ष बनाती है और बिना पक्षपात की लोक सेवा करने का दृढ़ संकल्प भाजपा को भाजपा बनाती है।
और ये तथ्यों के आधार पर आपके समक्ष में ये बयान कर रहा हूं। अधोसंरचना के साथ जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण मुहिम गति शक्ति की, जहां देश के 7 मंत्रालयों को एक ही माले में पिरोकर किसी भी योजना को जल्द से जल्द क्रियान्वयन करना और पैरेलल ट्रैक पे क्रियान्वयन करना। कितने बार आपने और हमने अनुभव किया है, आप लोगों ने कितने बार लेख लिखा है कि पहले सड़क खोद दी जाती है, नई सड़क बनाई जाती है, फिर दोबारा वही सड़क खोदी जाती है बिजली की लाइन डालने के लिए, फिर तीसरी बार वही सड़क खोदी जाती है पानी की लाइन डालने के लिए। गति शक्ति की योजना सारे भारत सरकार के अधोसंरचना के मंत्रालय, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो मेरा मंत्रालय नागर विमानन हो, चाहे सड़क हो, चाहे जल के आधार पर ट्रांसपोर्ट का मंत्रालय हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, सारे के सारे मंत्रालयों को एक ही सॉफ्टवेयर में जोड़कर जितनी भी अधोसंरचना उसी पैरेलल ट्रैक पे लगानी है एक साथ ही लगाई जाएगी। यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और गति शक्ति के आधार पर ये 7 इंजन साथ चलेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए टारगेट रखा गया है 25,000 किलोमीटर इसी वित्तीय वर्ष। अगले 3 वर्ष के अंदर 100 कार्गो टर्मिनल बनेंगे गति शक्ति के आधार पर, ताकि जो वर्तमान में भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है जो 12 से 13% है, उस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को गिराकर केवल भारत देश के अंदर नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत तक हम अपना उत्पादन सबसे कम से कम दाम पे हम लोग पहुंचा पाए। इसी के साथ जुड़ी हुई है एमएसएमई सेक्टर, छोटी और मध्यम उद्योग, क्योंकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मैंने संभाला है। 30% भारत का उत्पादन एमएसएमई सेक्टर से आता है, 40% भारत का निर्यात एमएसएमई सेक्टर से आता है। और इस सेक्टर के लिए हमारे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत, ईसीएलजीएस स्कीम के अंतर्गत 5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन इस साल हमने किया है बजट में। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए जो कोरोना से बहुत प्रभावित हुआ था, 50,000 करोड़ का आवंटन किया गया है ईसीएलजीएस स्कीम के अंतर्गत। और स्वतः एमएसएमई मंत्रालय का आवंटन 26% बढ़ाकर 15,000 करोड़ से 22,000 करोड़ इस बजट में हमने नया आवंटन किया है। हमारी सोच और विचारधारा है कि चाहे एमएसएमई हो, चाहे टेक्नोलॉजी और डिजिटल फर्स्ट नेशन की सोच हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का क्रियान्वयन होने वाला है, जिसके आधार पर हर देश के गरीब के हर बालक और बालिका को कोर्सेज लेने की एक नई सुविधा हम लोग आरंभ करेंगे। तो ये बजट महामारी के वातावरण में भी हमारी लड़ने की क्षमता को उजागर करता है। हमारे फाउंडेशन मजबूत हैं, हमारी दिशा सही है और हमारी गति तेज है। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री जी की विचारधारा के आधार पर भारत अपना परचम विश्व स्तर पर लहराएगा। इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है। बजट की चर्चा के साथ साथ यह भी अति महत्वपूर्ण होता है कि जिस महत्वपूर्ण राज्य और मेरे दिल के करीब राज्य छत्तीसगढ़ में आज उपस्थित होने का मौका मुझे मिला है, इस बजट में जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी रेखांकित किया गया है उसका भी मैं उल्लेख करूं। पहली बार इतिहास में संघीय ढांचे के आधार पर
जो सोच विचारधारा प्रधानमंत्री जी की सदैव रही कि राज्य शक्तिशाली बनेंगे तो देश शक्तिशाली बनेगा, और 15वीं फाइनेंस कमीशन के आधार पर जो 32% राशि बंटवारा के तहत राज्यों को मिलता था, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 42-43% तक बढ़ाया गया है। मतलब 8 से 9% बढ़ाया गया है। और इस वर्ष अकेले हमारे इस बजट में हमारे राज्यों को 3 लाख करोड़ अतिरिक्त फंड्स का डेवल्यूशन केंद्र से राज्य को दिया जाएगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ को 8,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त केवल इस वित्तीय वर्ष में बढ़ोतरी दी जाएगी। इसी के साथ कई महत्वाकांक्षी योजनाएं अधोसंरचना के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ के लिए जुड़ाई गई। बिलासपुर दुर्ग के बीच 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी की जाती। कई नई लाइनों की सर्वे की जाएंगी। उदाहरण के तौर पर साजा भाटापुरा, बीजापुर, किरदुल, भटगांव, प्रतापपुर, वाड्रफनगर, अंबिकापुर से गढ़वा, नारायणपुर से दंतेवाड़ा, ऐसे कई लाइनों की नई सर्वे की जाएगी। पेंड्रो से गेवरा रेल लाइन 101। तो चलिए अब रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। बरनाला जिले के ढिलवा गांव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को विरोध का सामना करना पड़ा। ठेका